नमस्कार दोस्तों, मैं सीए उमेश शर्मा आज डिस्कस करने वाला हूँ एक रीसेंट इंटरनल सर्कुलर जो महाराष्ट्र स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट ने इशू किया है। और ये हम फटाफट पूरी पढ़ाई करेंगे क्योंकि ये बहुत वेलकम, बहुत काम का है और बहुत प्रोग्रेसिव इंटरनल सर्कुलर है। तो क्या है इसकी खासियत, इस सर्कुलर की देखते हैं। ये सर्कुलर इंटरनल सर्कुलर है जो ऑफिसर्स को यूज के लिए इशू किया है महाराष्ट्र स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट ने। ये 25 फरवरी 2022 को इशू हुआ है। इसका नंबर है 2A ऑफ 2022। इसका सब्जेक्ट है गाइडलाइंस विद रिस्पेक्ट टू लीगल इश्यूज पर्टेनिंग टू रिटर्न स्क्रूटिनी फॉर टैक्स पीरियड 17, 18, 18, 19। हाल ही में टैक्स पेयर्स को बहुत A7010 इशू हुए हैं जहां पर आईटीसी मिसमैच है, आउटवर्ड सेल्स, आउटवर्ड जीएसटीआर 1 3B का मिसमैच है। तो ऐसे केसेस में असेसिंग ऑफिसर को गाइडलाइंस इशू की गई है महाराष्ट्र स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस मटेरियल हो सकता है असेसमेंट में, चाहे महाराष्ट्र स्टेट हो और बाकी स्टेट्स में भी इसका यूज होना चाहिए। और ये सीजीएसटी के अंदर भी इसका आगे यूज होना चाहिए, उन डिपार्टमेंट्स को भी इसको इशू करना चाहिए। बट महाराष्ट्र में जो जो स्टेट डिपार्टमेंट के असेसमेंट चल रही है, वहां पर स्क्रूटिनी जो चल रही है, वहां पर इसका निश्चित ही फायदा होगा। तो दोस्तों, इसमें क्या दिया गया है कि कुछ लीगल इश्यूज आए थे जो ऑफिसर्स को रिटर्न की स्क्रूटिनी करते वक्त ध्यान में आते थे। कुछ बोनाफाइड एरर्स हुई है टैक्स पेयर्स के तरफ से, क्योंकि ये प्रोविजंस ऑफ लॉ, कुछ जीएसटीएन के इश्यूज जो इनिशियल स्टेज ऑफ 17, 18, 18, 19 थे, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन का पीरियड था, उस टाइम हो रहा था। अब ऑफिसर्स के सामने कुछ लीगल इश्यूज आए हैं, टेक्निकल इश्यूज आए हैं, तो इसको रिजॉल्व कैसे करें। तो ये गाइडलाइंस इशू की गई है जो कि बहुत स्पेसिफिक केस टू केस और सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस के ऊपर डिपेंड होगी। ये हम सबको ध्यान में रखना है। और ये 17, 18, 18, 19 फाइनेंशियल पीरियड के लिए एप्लीकेबल है। तो इसमें कुछ 7-8 इशू डिस्कस हुए हैं। पहला जो इशू है वो है इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इनकरेक्ट रिपोर्टिंग ऑफ जीएसटीआर 1। बहुत इंपॉर्टेंट है कि टैक्स पेयर्स के तरफ से कुछ इनकरेक्ट रिपोर्टिंग हो गई थी 17-18 में जीएसटीआर 1, और उसके रिलेटेड क्लैरिफिकेशन भी दिया है। तो पहला इशू क्या है कि कुछ जीएसटीआर 1 फाइल हुए थे टैक्स पेयर्स की तरफ से, जहां पर मिस्टेकनली B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस किसी का जीएसटी नंबर दिया था, पर वो रिपोर्ट नहीं हुआ, वो B2C के अंदर चला गया। और जब सामने के रेसिपिएंट ने बताया कि अरे आपने मेरा सेल्स सप्लाई बताया ही नहीं है, तो उसको B2B से निकाल के B2C से निकाल से B2B में डाला गया नेक्स्ट के जीएसटीआर 1 में। पर जो रिपोर्टिंग हुई है उसके अंदर B2C को रिड्यूस नहीं किया, तो ये मिस्टेक हो गई। इसके वजह से लाइबिलिटी जीएसटीआर 1 की 3B से ज्यादा दिख रही है। तो क्या करें, क्योंकि पहले ये B2B ट्रांजैक्शन थी, गलती से इसको B2C में डाल दिया, फिर B2C से निकाल के इसको B2B में डाल दिया, पर B2C का करेक्शन हुआ नहीं, तो डबल आउटवर्ड सप्लाई दिख गया। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, तो यहां दिया है कि ऑफिसर में ऑब्टेन ट्रांजैक्शन वाइज डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फ्रॉम द टैक्स पेयर फॉर द पीरियड अंडर स्क्रूटिनी। उसको रिकंसाइल करेगा वो कैटेगरी वाइज आउटवर्ड सप्लाई जीएसटीआर 1 से, यानी आउटवर्ड सप्लाई का पूरा अपना रजिस्टर दीजिए, वो अपने जीएसटीआर 1 से चेक करेगा। फिर उसमें देखेगा कि B2B कितना है, B2C कितना है। और जब ये रिकंसाइल हो जाएगी सारी ट्रांजैक्शन जो कि करेक्ट है, जो B2B को शिफ्ट हो गई B2C से निकल के, वो रिकॉर्ड पे लेगा और उस हिसाब से ये ट्रांजैक्शन का क्लोज करेगा। आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं रहेगी। भले ही जीएसटीआर 1 में ज्यादा सेल है, बुक्स के अंदर कम है, 3B के अंदर वो मैच हो गया है, बुक्स और 3B मैच हो रहे हैं, जीएसटीआर 1 में ज्यादा है, तो भी आउटवर्ड लाइबिलिटी आपकी नहीं आएगी। तो एक वेलकम क्लैरिफिकेशन यहां पर दिया है। दूसरा इशू है कि कुछ टैक्स पेयर्स ने आउटवर्ड सप्लाईज के जो डिटेल्स है वो भरते वक्त टाइपिंग मिस्टेक कर दी है। टेबल नंबर 4, 5, 6, 7 और 11
के अंदर ऊपर नीचे सेल्स बता दिया है, और ये जो सेल्स बताया है उसके वजह से एक्सेस लायबिलिटी आ रही है GSTR1 में एज कंपेयर टू 3B, यानी GSTR1 गलत फाइल हो गए, ज्यादा अमाउंट के फाइल हो गए, 3B के अंदर लायबिलिटी एक्चुअली कम है। तो क्या करना चाहिए? तो यहां पर उन्होंने ऑफिसर में obtain a transaction wise outward supplies details from taxpayer, reconcile it, scrutiny it category wise with GSTR1 and corresponding period, आइडेंटिफाई करे B2B कितना है, B2C कितना है, एक्सपोर्ट्स कितना है जो करेक्ट है, और फिर इसको एक अंडरटेकिंग ले ले कि रेसिपिएंट ने इसके जो एक्सेस अगर कोई बताया है आउटवर्ड सप्लाई तो उसके ऊपर आईटीसी नहीं लिया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो जिसको आउटवर्ड सप्लाई ज्यादा रिफ्लेक्ट हो गया है उससे अंडरटेकिंग ले कि उसने आईटीसी नहीं लिया है, और फिर ये ट्रांजैक्शन को वो क्लोज करे। नेक्स्ट, आईटीसी रिलेटेड कुछ इश्यूज के ऊपर यहां पर क्लैरिफिकेशन आए और ये बहुत इंपॉर्टेंट दिखते हैं। तो क्या है तीसरा इश्यू? देयर इज अ डिफरेंस इन आईटीसी क्लेम ऑफ 3B एंड आईटीसी अवेलेबल एज पर 2A। तो ये एक बहुत बड़ा बवाल हो चुका है, और मेरे हिसाब से ये एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है कि 2A के अंदर और 3B के अंदर डिफरेंस है 17-18 के, 18-19 के। लीगली रूल 36(4) उस पीरियड में एप्लीकेबल नहीं था। 16(2) अभी आया है 1 जनवरी 2022 से, पर AS-MT 10 इश्यू हो चुके हैं। फिर भी इसके ऊपर क्या क्लैरिफिकेशन है ये अपन देखते हैं। तो पहली केस स्टडी ऐसा है कि सप्लायर ने रिपोर्ट किया है B2B सप्लाईज एज B2C, यानी B2B था वो B2C में डाल दिया है, इसके वजह से हमारे 2B में 2A में नहीं दिख रहा है रेसिपिएंट के। तो ये अमेंड भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि पीरियड चला गया है, सप्लायर का GSTR1 फाइलिंग का पीरियड भी चला गया। अब ये ट्रांजैक्शन रेसिपिएंट के 2A में नहीं दिखते, और उनको नोटिस सर्व हो गई है कि आपको आईटीसी नहीं मिलेगा कि 2A में नहीं दिख रहा है। फिर दूसरी और एक केस यहां पर आई है, उसका भी जवाब, ऊपर वाली केस का और इस केस का भी जवाब एक ही है। तो हम सारे पहले केसेस पढ़ लेते हैं। फिर कुछ सप्लायर्स ने रिपोर्ट कर दिया है B2B अगेन जीएसटी नंबर ऑफ अनदर टैक्स पेयर इंस्टेड ऑफ एक्चुअल, यानी कोई पेरेंट कंपनी थी, कोई होल्डिंग कंपनी थी, तो गलत जीएसटी नंबर पे रिपोर्ट हो गया है वो ट्रांजैक्शन। कुछ सप्लायर हैव मिस रिपोर्टिंग B2B ट्रांजैक्शन इन GSTR1, कुछ सप्लायर वो ट्रांजैक्शन बता ही नहीं पाए, उन्होंने B2C में डाल दिया। फिर कोई ट्रांजैक्शन जो थी, सप्लायर हैज रिपोर्टेड B2B ट्रांजैक्शन एज अ टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज इन 4B ऑफ हिज GSTR1 इंस्टेड ऑफ 4A, यानी यहां पर आरसीएम की लायबिलिटी आ गई। फॉरवर्ड चार्ज के अंदर बताना चाहिए था तो उन्होंने टैक्स टू बी पेड अंडर आरसीएम आ गया, यानी सप्लायर ने उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया है, पर वो आरसीएम की लायबिलिटी बताने से रेसिपिएंट के ऊपर आ गई है। तो ऐसे कुछ सिनारियो है, और यहाँ पर सेक्शन 16 के सारे कंडीशंस मेट हो रहे हैं, मतलब डिलीवरी है, गुड्स मिल गए हैं, 3B करेक्टली फाइल है, टैक्स गवर्नमेंट को जमा हो गया है। फिर ऐसे केस में कैसे डील करें? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है जो हम सबको यहाँ पर फायदेमंद हो सकता है। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे? तो ऑफिसर में इन केस टू केस बेसिस जो भी आईटीसी का डिफरेंस आ रहा है, सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी का, अगर पर सप्लायर 2.5 लाख के ऊपर है तो पर सप्लायर, दिस इज पर सप्लायर, ask the claimant to obtain a certificate from a chartered accountant। तो वो जो सप्लायर है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सर्टिफिकेट ले ले कि ये जो आउटपुट ट्रांजैक्शंस है इसके ऊपर टैक्स बता दिया है और सेक्शन 16 का कंप्लायंस है। तो अब इसका कोई ड्राफ्ट दिया नहीं है, ये केस टू केस बेसिस पे अपने को देना पड़ेगा सीए से लेके कि ये ट्रांजैक्शन भले ही GSTR1 में नहीं आई है, 2A में नहीं दिख रही है, पर इसके ऊपर टैक्स पे कर दिया गया है। और जहां पर डिफरेंसेस 2.5 लाख के नीचे है वहां पर लेजर कंफर्मेशन मिल जाए सप्लायर से और क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि उसने ये ट्रांजैक्शन 3B में बताई है, टैक्स भर दिया है,
2A में नहीं दिख रहा है रेसिपिएंट के, तो रेसिपिएंट के ऊपर जवाबदारी है कि वो सप्लायर से अंडरटेकिंग ले ले, सर्टिफिकेट ले ले, लेजर कंफर्मेशन ले ले, सीए का सर्टिफिकेट ले ले। 2.5 लाख के ऊपर है तो 2.5 लाख के नीचे है तो लेजर कंफर्मेशन ले ले। और डिफरेंस इन आईटीसी क्लेम में बी अलाउड ऑन दिस बेसिस। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर इंस्ट्रक्शन है कि आईटीसी डिसअलाउ नहीं होगा। अगर 2A में ट्रांजैक्शन नहीं दिख रही है, बोनाफाइड ट्रांजैक्शन है, तो भी आप सीए सर्टिफिकेट ले लीजिए, लेजर कंफर्मेशन दे दीजिए, केस टू केस बेसिस पे आईटीसी डिसअलाउ नहीं होना चाहिए। तो ये आप ऑफिसर को बोल सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 4 नंबर का एक इशू, वो क्या है? प्रोविजंस टू सेक्शन 60, प्रोविजन टू सेक्शन 16(4) ये इंसर्ट हुआ था 17-18 के मोस्ट केसेस के अंदर, जहां पर रेसिपिएंट ये कह रहा है कि बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव है और ये उसी केसेस में एप्लीकेबल होता है जिन्होंने आईटीसी क्लेम किया है बाय फाइलिंग 3B आफ्टर द स्पेसिफाइड डेट, दैट इज आफ्टर सितंबर 2018, यानी कि मार्च 19 तक इसको बढ़ा दिया था। तो ये केस ऐसा है कि रेसिपिएंट ने 3B बराबर फाइल किया है, पर सप्लायर ने वो 16(4) यानी सितंबर के बाद में जीएसटीआर 1 फाइल किया है, तो 2A में वो नॉट अलाउड में आ रहा है। तो रेसिपिएंट बोनाफाइड है, तो रेसिपिएंट लोगों का ऑफिसर्स को ये कहना था कि मेरा तो बराबर कंप्लायंस है, मैंने 3B सही फाइल किया है, मैंने तो सप्लायर को पैसा भी दे दिया, सप्लायर ने भी ये पैसा जमा कर दिया गवर्नमेंट को, तो आईटीसी क्यों डिसअलाउ होना चाहिए? तो इसके ऊपर क्या आया है? Precondition that GSTR1 should be filed by the supplier till the due date of GSTR1 March 2019 is only applicable to taxpayers who have claimed ITC during the extended period after September 2018 till March 2019। दोस्तों बड़े ध्यान से देखिए क्या क्लैरिफिकेशन दिया है। जिन लोगों ने सितंबर 18 के बाद 3B फाइल किया है और मार्च 19 के पहले 3B फाइल करके आईटीसी क्लेम किया है, उन्हीं केसेस में ये एप्लीकेबल होगा, बाकी केसेस में नहीं एप्लीकेबल होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि रेसिपिएंट ने भी लेट फाइल किया है 3B सितंबर के बाद, और जीएसटीआर 1 भी लेट फाइल हुआ है सप्लायर के तरफ से, उस केसेस में ही होगा जहां पर रेसिपिएंट ने राइट 3B फाइल किया है पर सप्लायर ने जीएसटीआर 1 बाद में फाइल किया है, उन केसेस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब आईटीसी मिलना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है और भी इसके ऊपर खुलासा आना चाहिए, तो वो भी हम देखेंगे। देन केस नंबर 5, यहां पर क्या है? B2B ट्रांजैक्शन इन GSTR1 mistakenly reported in RCM column. They were reported in table 4 instead of table 4A. The data error is a sole cause for mismatch of liability of the recipient taxpayer under scrutiny. How to deal it? तो ये जो भी क्लैरिफिकेशन आया है कि जो भी ट्रांजैक्शन है फॉरवर्ड चार्ज का, रिवर्स चार्ज का, जो सप्लायर ने GSTR1 में डाल दिया कि ये आगे आरसीएम में भरना है, तो वो 2A के अंदर ऑटो पॉपुलेटेड हो रहा है। तो यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर अपना रिप्लाई ले टैक्स पेयर से जिसकी स्क्रूटिनी चल रही है, वेरीफाई करे कि सप्लायर ने वो टैक्स भर दिया है फॉरवर्ड चार्ज में, गलती से वो आरसीएम में आया है, और जो भी ये रॉन्ग ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हुई है उस हिसाब से चले, रेसिपिएंट से आरसीएम कलेक्ट ना करे, ऐसा यहां से हमको इंपैक्ट मालूम पड़ता है। अब लास्ट केस स्टडी क्या है? कुछ केसेस के अंदर रिप्लाईज आए हैं कि आईटीसी इनएलिजिबल है क्योंकि ASMT 10 इशू हुआ है, पर वो टैक्स पेयर ने इसको आगे रिवर्स भी कर दिया है, यानी 17-18 का ASMT 10 आया है, 18-19 में रिवर्स कर दिया है, बट फॉर्मेट 3B का ऐसा है कि वहां पर वो सेपरेट कॉलम दिखता नहीं है, पीरियड चेंज हो रहा है। तो इस केस के अंदर आईटीसी की जो रिवर्सल है वो कैसे हम प्रूव करें, ऐसा ऑफिसर ने पूछा।
तो यहाँ पर क्या जवाब दिया है कि टैक्स पेयर रिप्लाई फाइल करेगा उस पीरियड का, साथ साथ में वो कैलकुलेशन भी देगा कि उसने अगले पीरियड में कब इसको रिवर्स किया है, वो ऑब्टेन करे टैक्स पेयर से, वो वेरीफाई करे कि कब रिवर्सल हुआ है अगले साल के अंदर, और अगर वो डीआरसी 03 से पे हुआ है तो वो भी चेक करे, फाइल करे, ऐसा करके बेनिफिट दे। तो ये गाइडलाइंस क्लैरिफिकेटरी नेचर में है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देख के यूज करना चाहिए, इसका इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के लिए यूज नहीं हो सकता, और इससे जो भी डिफिकल्टीज अगर आती है तो ऑफिसर ये उनके महाराष्ट्र स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट को बताएं। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनल सर्कुलर है, महाराष्ट्र के ऑफिसर्स के ऊपर ये लागू होगा, बट इससे टैक्स पेयर्स को कई केसेस में, बोनाफाइड केसेस में फायदा होगा। तो ये आज का डिस्कशन था। देखते रहिए कर नीति का यूट्यूब चैनल, और अगर आपके कोई इश्यूज है तो प्लीज व्हाट्सएप मी, गिव योर सजेशंस फॉर बेटर डिस्कशन ऑन जीएसटी। थैंक यू।